Okay, good evening all. I hope everybody is fine and safe at home. आप सब अपने घर पे सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक हमने जानबूझ के ये लिया है कि अ, ऑडिट जो हम लोग करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट फैकल्टी और चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनल कि ऑडिट के बाद हमें एक टास्क है लॉ के अंडर कि आपको आपकी सोसाइटी को एक क्लासिफिकेशन दिया जाए और वो क्लासिफिकेशन अच्छे से अच्छा हो, ये सभी का प्रयास रहता है। बहुत सारे जो सोसाइटीज़ के मैनेजिंग कमिटी है, मेंबर्स है, मेंबर्स भी आके पूछते हैं कि आप अपना करो, जो भी आप आपको क्वेरी निकालनी है, आप निकालिए, जो भी आपको ऑडिट रिपोर्ट में लिखना है, आप लिखिए। लेकिन भई आपको ग्रेड तो ए ग्रेड होना चाहिए। वैसे ए से ज़्यादा हम ए से कम हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो इसीलिए हमने सोचा कि अ, अगर ऑडिट होने के बाद अगर हम बता दें कि भई आपका ग्रेड जो है वो हमको हम ए नहीं दे सकते आपको आपके रिपोर्ट में या आपके सोसाइटी में जो भी वर्किंग हमने ऑडिट किया है उसमें ये 2, 3, 4 जो भी खामियाँ हैं, इसकी वजह से आपका ग्रेडिंग जो है वो ए नहीं आ रहा है हमारे हिसाब से। ये ऑडिट होने के बाद अगर हम होते हैं तो उसको सुधारने में भी टाइम निकल चुका होता है और नेक्स्ट ईयर के लिए वो फिर से पेंडिंग रह जाते हैं पॉइंट। तो हमने ये सोचा कि भई क्यों ना इस टॉपिक के ऊपर ही हम प्रेज़ेंटेशन एक बता दें, ताकि जो भी हाउसिंग सोसाइटी के अपने जो मैनेजिंग कमिटी मेंबर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, उनको पता चले कि भई कहाँ पे अपना गलती हो रही है और कहाँ पे हम सुधार कर सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि ए ग्रेड जो है, वो प्राप्त कर सके और उसको बनाए रखे। तो देखते हैं कि ए ग्रेड जो है अपना, वो किस हिसाब से ऑडिटर अपने को है जो ग्रेडिंग है, क्लासिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं, वो किस हिसाब से ऑडिटर अपने ऑडिट होने के बाद देते हैं। देखिए, एट द कंक्लूजन ऑफ द ऑडिट ऑडिटर जो अपने ऑब्जर्वेशन जो है वो इकट्ठा करते हैं। वो ऑब्जर्वेशन का सीरियसनेस जो है, ये जो ज़्यादा सीरियसनेस, कम सीरियसनेस वाले या कोई सुझाव है, वो सब इकट्ठा करते हैं और उसको सबको मद्देनज़र रखते हुए वो क्लासिफिकेशन डिसाइड होता है। अभी ये क्लासिफिकेशन के लिए कुछ गाइडलाइंस है क्या? कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने दी हुई है क्या? हाँ, ज़रूर दी हुई है। डिफरेंट टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है, जैसे कि कोऑपरेटिव बैंक है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है, तो उनके लिए कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने एक मार्किंग सिस्टम जिसे हम कैमल्स रेटिंग बोलते हैं, वो प्रिस्क्राइब की हुई है। तो अगर जिसको 80% से मार्क मिलते हैं उसको ए ग्रेड मिलता है एंड उसके नीचे वाले जो है बी, सी, डी तक वो ग्रेड जाता है। लेकिन हाउसिंग सोसाइटी के लिए ऐसा कोई आज तक क्लासिफिकेशन का जो मार्किंग सिस्टम है, वो अभी तक नहीं बनाया है। मे बी इन द कमिंग फ्यूचर we will get the similar kind of camels rating, similar kind of rating systems, similar kind of marking system कि जिसके बेस पे ये आउट क्लासिफिकेशन डिसाइड होगा। लेकिन एज़ ऑफ लॉ स्टैंड टुडे ये क्लासिफिकेशन जो है वो जो नॉर्मल फैक्ट्स है, जो भी ऑडिट के कंक्लूजन्स है, जो भी ऑडिट के ऑब्जर्वेशंस है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ऑडिटर ने अपना प्रोफेशनल जजमेंट और स्किल जो है उसमें अपना इस्तेमाल करना है। अभी जो सोसाइटी ऑब्वियसली कि जो हाई ऑडिट क्लासिफिकेशन जिसको मिलता है, हाई क्लासिफिकेशन ए है, लोएस्ट है डी। तो उसको ऊपर ज़्यादा लोग भरोसा रखते हैं कि भई चलो जो चल रहा है सोसाइटी में, जो कामकाज चल रहा है, वो ठीक-ठाक चल रहा है, अच्छे से चल रहा है। बी मतलब थोड़ी-सी खामियाँ हैं, सी मतलब थोड़ा-सा और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, डी मतलब कुछ तो गड़बड़ है सोसाइटी में। तो वो क्लासिफ़िकेशन का ये जो मतलब है, वो हम देखेंगे कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में
किस बेसिस पे ऑडिटर जनरली डिसाइड करते हैं, हालांकि उसमें जो लिस्ट हम बताने जा रहे हैं आपको वो एग्जॉस्टिव नहीं है, वो हर एक ऑडिटर के जजमेंट पे, स्किल पे डिपेंडेंट है। ऑडिटर जब आपको क्लासिफिकेशन या ग्रेड देता है तो उसको कहीं ना कहीं ऑडिट रिपोर्ट में लिखना होता है कि ये ग्रेड आपको क्यों दिया है। जो अभी मैं एक किस्सा गर्ग सर के बारे में बताना चाहूंगा यहाँ पे कि 5-6 साल पहले जब वो आए थे कि हमारे पास ऑडिट उनका सोसाइटी का लेके, और उन्होंने अकाउंट्स वगैरह दिखाए हमको। तो हमने बताया कि भाई ये जो आपकी स्थिति है अकाउंट्स का, जो भी आपने रिकॉर्ड किया है, इसमें बहुत सारा साफ सफाई करने की जरूरत है। तो बोले कोई कोई बात नहीं, कर लेंगे। तो हमने बोला नहीं भाई, यहाँ तो थोड़ा सा साबुन नहीं लगेगा, 2 किलो सर्फ तो लगेगा ये साफ करने के लिए, और नेक्स्ट ईयर में भी उसके रिपरकशन होंगे। तो गर्ग साहब तैयार हो गए, उनकी टीम तैयार हो गई, तो हमने वो साल में ऑडिट कर दिया। वो साल में उनको ग्रेड अच्छी नहीं मिली। नेक्स्ट ईयर फिर से वो ऑडिट के लिए आए, तो थोड़ा सा, थोड़ा सा क्या, बहुत बदलाव था, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट बाकी थे। तो वो हमसे थोड़ा सा बहस करने लगे कि भाई अभी तो हमने सब आपकी बात मान ली, अभी आपको ए ग्रेड आपको देना ही चाहिए। हमारे मेंबर जिद कर रहे हैं, हमारे मेंबर को जवाब देना होता है। तो आप बताइए कि ये आपने जो भी ग्रेड दिया है वो ए नहीं दिया है, दूसरा ग्रेड दिया है अभी भी, शायद मैंने बी ग्रेड दिया था उस टाइम उनको। तो आप बताइए रीजंस क्या है। तो हमने ऑडिट रिपोर्ट में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ था कि किस वजह से उनको बी ग्रेड दिया है। तो he finally he convinced, and now he is getting A grade year after year. तो दैट वाज द स्टोरी कि हमेशा सोसाइटी का ये कहना रहता है कि भाई ए ग्रेड ही चाहिए, लेकिन आप जरा सोचिए कि जो ऑडिटर है, जैसे अभी राजेश साहब ने बताया कि ऑडिटर है, वो आपका गलतियां निकालने के लिए नहीं है, वो आपका फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड है। तो आपको अगर गलतियां निकलती है या कुछ तो ऑडिट रिमार्क्स आते हैं, कुछ आते हैं, तो आपको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना है। अगर वो उसके साथ एग्री नहीं हो तो ऑडिटर के साथ बैठ के उनके साथ चला मशवरा करके उसको रिजॉल्व करना है, उसको इम्प्रूव करना है। ऐसा नहीं है कि भाई बी ग्रेड मिल गया तो आपका सब कारोबार खराब है। कुछ मुद्दे जो है उस हिसाब से वो ग्रेड दी जाती है, और आपको ध्यान देना कि आपको वो कैसे इम्प्रूव करें। जैसे मैंने बताया, आपके सामने प्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन ऐसा ये कर सकते हैं कि ए और बी ग्रेड, जो ए जो है उसको एक्सेलेंट उसका मतलब है, बी जो ग्रेड है क्लासिफिकेशन है उसका मतलब है सेटिस्फैक्ट्री कंप्लायंस और सेटिस्फैक्ट्री है आपका सब वर्किंग। सी ग्रेड जो है वो पुअर स्थिति दर्शाता है, और डी जो ग्रेड है वो वेरी बैड स्थिति दर्शाता है। अगर ये ए बी सी डी हम वन बाय वन सीरियली लिखे, तो मान अभी ये बोल सकते हैं कि ए और बी जो है वो अपना ग्रीन जोन है, और सी और डी जो है वो रेड जोन है। अभी हम कोरोना के ये परिस्थिति में ये सब जोन अच्छी तरह से वाकिफ है, और हमें ये भी पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने को सी और डी जोन नहीं चाहिए, उससे बाहर आना है और ए और बी ग्रेड में ही रहना है, जोन में रहना है, मतलब ग्रीन जोन में ही रहना है, ताकि हम सेफ रहे, सुरक्षित रहे, और अपने ऊपर भी सबका विश्वास बना रहे। तो थोड़ा-सा चलती है कि जैसे मैंने अभी बताया कि जो क्लासिफिकेशन है, जो ग्रेडिंग है सिस्टम, वो उसके लिए कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट में कोई ऐसा हाउसिंग सोसाइटी के लिए ऐसा कोई मार्किंग सिस्टम या ग्रेडिंग सिस्टम नहीं है कि जिसकी वजह से, जैसे कैमल्स रेटिंग है कोऑपरेटिव बैंक्स और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए या अन्य सोसाइटी के लिए भी कोई एक सिस्टम बनाया हुआ है। तो जनरली जो हाउसिंग मैनुअल है, ऑडिट का मैनुअल है, उसमें कुछ मुद्दे दिए हुए हैं कि उस मुद्दे के आधार पे ऑडिटर को अपना ग्रेडिंग या अपना क्लासिफिकेशन जो सोसाइटी के ऑडिट के बाद डिसाइड करना होता है। उसमें मैं वन बाय वन रीड करता हूँ, बाद में हम देखेंगे कि उसको थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे। पहला है कोऑपरेटिव वाइटैलिटी, दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल इफिशिएंसी, तीसरा है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, चौथा है स्टाफ, पांचवा है इंटरनल कंट्रोल्स,
छठा है अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, देन आता है ओवरड्यू और बाद में आता है रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑडिट ऑब्जर्वेशन। इसके अलावा भी और भी मुद्दे हो सकते हैं, ऑडिटर जो अपना जैसे मैंने बताया कि प्रोफेशन अपना अ अ, जो एक्सपीरियंस है, जो भी आपका एक्सपर्टीज़ है, वो लगा के, वो मुद्दे बना के, उसके आधार पे आपको ग्रेड ग्रेड जो है डिसाइड करेगा। ये लिस्ट जो है, वो इंडिकेटिव है, वो एग्ज़ॉस्टिव नहीं है, इसमें ऐड हो सकता है। अभी देखते हैं कोऑपरेटिव वाइटैलिटी जो है, वो क्या है? मतलब अम, वो उसका मुद्दे में थोड़ा-सा प्रकाश डालते हैं। देखिए, अपना सोसाइटी जो है, वो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। कोऑपरेटिव का मतलब है सबको एक साथ मिलके रहना है, सबको एक साथ भाईचारे से रहना है और जो भी अ, हम अ, जो एक्टिविटीज़ है सोसाइटीज़ के, जो कॉमन एक्टिविटीज़ है और एक-दूसरे का के साथ मिलके वो करना है। ऐसा नहीं है कि मैनेजिंग कमिटी हमने डिसाइड कर दी और मैनेजिंग कमिटी को सब राइट्स दे दिए और उनके हाथ में सब अधिकार सौंप दिए, तो हमारी ज़िम्मेदारी एज़ अ मेंबर खत्म हो जाती है। तो ऐसा नहीं है, अपने को कोऑपरेशन में काम करना है, तो सबके साथ मिलके मैनेजिंग कमिटी को भी मेंबर्स को भी सपोर्ट करना है। जनरल मीटिंग जब भी होती है, तो उसे उसमें अच्छे से पार्टिसिपेट करना है। अ, कुछ अपने जो राय है, वो देनी है ताकि एज़ अ सोसाइटी एज़ अ होल उसका उपयोग सभी मेंबर्स को हो। ऑफिस बेरर का सिलेक्शन जो है वो मेरिट के बेसिस पे होना चाहिए ताकि जो भी उनका एक्सपर्टीज़ है वो काम में आ सके और उसका फ़ायदा सोसाइटी को मिल सके। देन बायलॉज़ जो है, बायलॉज़, एक्ट और रूल जो है कोऑपरेटिव के वो सब ऑब्ज़र्व होने चाहिए सोसाइटी में अच्छी तरह से और पूरी तरीके से। एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो है वो अपना कोऑपरेटिव के हिसाब से बनना चाहिए। उसमें समानता होनी चाहिए, जो भी अ, काम है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क है, वो होना चाहिए। एक कॉपी के अंदर अब सोचो इसके मन तो कुछ है वो डायरेक्टली ऑडिट में आते जैसे आगे देखेंगे, वो सब कुछ-कुछ डायरेक्टली है। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए कि जो मिनिट है, कमिटी होता है या अ, है, अगर हम चाइनीज़ रहता है, जो इंसान कमिटी है इसके लिए, तो क्या-क्या और कैसा ओडियंस के तरफ मैंने किया है और उसमें फॉर में किसने वोट दिए, उसके अगेंस्ट किसने अपना है, लिखना भी एक स्किल का जॉब है। वो अगर अच्छे से लिखते हैं तो वो सब जो भी बातें डिसीज़न मेकिंग के प्रोसेस में अ, हुई है वो सब रिकॉर्ड होनी चाहिए और फ्यूचर पर्पज़ के लिए भी काम में आती है। तो ये चीज़ें जो है वो ऑडिटर देखता है, जब आपको अगर ऑडिट के टाइम आपने देखा होगा कि ऑडिटर आपको एक लिस्ट भेजता है, उसमें सब लिखा होता है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट तो देना ही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो देनी ही है, लेकिन बाकी के जो भी आपकी मिनट्स बुक है, जो भी आपके अदर रिकॉर्ड्स हैं, जैसे कि ये रजिस्टर है, आई रजिस्टर है, वो सब मेंटेन करना है और आपके साथ डिस्कशन भी होता है कि सोसाइटी में क्या चल रहा है। मैनेजर के साथ आप ऑडिटर डिस्कस करता है, तो थोड़ा-सा वो सभी जो पॉइंट अभी जो डिस्कस किया और जो करने वाले हैं, वो सभी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो ऑडिट रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट होते ही है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। अम, इसके बारे में अभी कोऑपरेटिव अपना सोसाइटी है तो एफिशिएंसी कितने एफिशिएंसी से मैनेजिंग कमिटी काम कर रहा है, उसका फाइनेंशियल प्रोप्राइटी उन्होंने मेंटेन किया है कि नहीं। तो फाइनेंशियल प्रोप्राइटी का मतलब ये है कि अगर हम अपने खुद के बारे में अगर डिसीजन कोई लेना है या फाइनेंशियल डिसीजन लेना है, तो क्या सोच के लेंगे?
भाई एक मान लीजिए कि एक हर चीज़ अपने को परचेज़ करनी है, तो हम पहले क्या देखेंगे कि भाई क्वालिटी है क्या? तो अपने बजट में आता है क्या? उसका आफ्टर सेल सर्विस मिलेगा क्या? भरोसे की चीज़ है क्या? और उसको कंपैरिज़न भी करेंगे 2-4 चीज़ों के साथ और उसमें से सही चीज़ ढूँढेंगे। तो बस वही चीज़ सोसाइटी में भी होनी चाहिए, सोसाइटी के जो भी डिसीज़न आप लोग लेते हो, तो वो चीज़ को हर एंगल से अ, उसको विचार करके उसका डिसीज़न लेना है, फाइनेंशियल प्रोप्राइटी उसे ही बोलते हैं। मैनेजिंग कमिटी जो है उसको रेगुलरली मीट करना है। बायलॉज़ में तो लिखा है कि हर महीने 1 मीटिंग होनी चाहिए और ज़रूरत पड़ने पे वो मीटिंग बढ़ा भी सकते हैं। ये पॉइंट तो ऑडिट रिपोर्ट में डायरेक्टली पूछा गया है कि मैनेजिंग कमिटी के मीटिंग कितने हुए हैं। तो ये भी है देन जनरल मीटिंग होती क्यों नहीं है, जनरल मीटिंग टाइम पे होनी चाहिए, जनरल उसमें पार्टिसिपेशन अच्छे से होना चाहिए। देन अ, फाइनेंशियल बजट जो है, ज बजट के बारे में हमने लास्ट इसमें प्रेज़ेंटेशन में ये किया था, डिस्कस किया था कि बजटरी कंट्रोल ये बहुत ही अहम भूमिका निभाता है सोसाइटी के फाइनेंशियल मैटर्स में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मैटर्स में। तो बजट अच्छे से किया है कि नहीं, बजट का फॉलो हुआ है कि नहीं, उसका जो वेरिएंस आता है, एक्चुअल और बजट में जो डिफरेंस आते हैं, वो अ, उसका एनालिसिस किया है कि नहीं। देन जो भी रिसोर्सेज़ मैनपावर सोसाइटी के पास अवेलेबल है, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइज़ेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेशनल एफिशिएंसी के इसमें कंसीडर होता है होगा। अभी आते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज़ वन ऑफ द फैक्टर डिसाइडिंग ऑडिट क्लासिफिकेशन। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मतलब सोसाइटी के जो भी साइज़ है, मतलब अभी 12 मेंबर्स का सोसाइटी है या 100 मेंबर्स का है या मोर देन 100 मेंबर्स का सोसाइटी है, तो उसमें जो उनके फंड्स हैं, जो भी उनके रिसोर्सेज़ है, वो अच्छे से वर्क हो रहे हैं, अच्छे से सोसाइटी रन करने के लिए सफिशिएंट है और फ्यूचर के लिए भी सोसाइटी ने कुछ रिज़र्व्स रखे हैं, फाइनेंशियली स्टेबल है। ऐसा नहीं है कि भई पैसे खत्म हो गए और अभी बिजली का बिल बाकी है, अभी प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा है और कहाँ से पैसा आ रहा है, कैसा नहीं जा रहा है, वो किसी को पता नहीं है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मतलब यही है कि वो सब जो नीटली फाइनेंस जो है वो मैनेज किया हुआ है। नेगोशिएशन जो है वो मैनेज मतलब पार्टी किसी पार्टी के साथ अगर डिस्काउंट माँगे तो वो जैसे हम अपने खुद के केस में माँग रहे हैं, तो वो सोसाइटी ने किया है। देन अगर पैसा बैंक में पड़ा हुआ है अपना, तो उसको एफडी में डालना, ये भी एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही हिस्सा है। तो ये सब सोसाइटी ने करना है, ध्यान देके करना है। मैनेजिंग कमिटी के जो भी हर महीना मीटिंग होती है, उसमें ये सब चीज़ें आनी चाहिए, उसमें उसको ध्यान होना चाहिए। चौथा अपना जो पॉइंट है, वो है स्टाफ के बारे में। जो सोसाइटी का जो स्टाफ है, खास करके जो बड़ी सोसाइटीज़ है, वो स्टाफ जो है वो क्वालिफाइड और ट्रेन्ड स्टाफ अगर होता है, तो ज़ाहिर है कि सोसाइटी के जो रिकॉर्ड का रख-रखाव है, वो अच्छे से मेंटेन होगा और वो उसमें कोई एम्बिग्यूइटी नहीं होगी और जो भी चीज़ें अपने को चाहिए, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो भी सिस्टम हमने डेवलप की है, वो अच्छे से वर्क होगी। अ, अभी जो एजुकेशन फंड है, उसमें ये भी प्रावधान है कि स्टाफ को भी आप कोऑपरेटिव लॉज़ के बारे में या कोऑपरेटिव के रूल्स के बारे में, बायलॉज़ के बारे में अच्छे से ट्रेनिंग दें। तो अच्छे स्टाफ का होना सोसाइटी में, ये भी मायने रखता है इनडायरेक्टली। यू कैन नॉट से डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली। सोसाइटी ऑडिट रिपोर्ट में ये भी पूछा गया है कि आपका स्टाफ कितना है, सैलरी कितनी है और उसमें रीज़नेबिलिटी भी ऑडिटर के स्कैनर में आता है। सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा जिसके बारे में अभी मैं बात करूँगा, वो है इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल सॉरी अ, या इंटरनल कंट्रोल वो एक चीज़ है कि जो सभी ऑर्गेनाइज़ेशन में छोटा हो या मोटा बड़ा ऑर्गेनाइज़ेशन हो, उसमें बहुत ही ज़रूरी है। इंटरनल कंट्रोल मतलब हर एक चीज़ जो है
वो चेयरमैन या सेक्रेटरी नहीं दे सकते। उन्होंने अपना अथॉरिटी जो है, अगर उनका ये वॉल्यूम ऑफ वर्क बड़ा है, तो जो अपना अथॉरिटी है वो प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, डेलीगेट करना चाहिए और उन्होंने वो कंट्रोल्स जो है वो वहाँ पे एस्टेब्लिश करने चाहिए कि काम तो अच्छे से होना चाहिए और उसके ऊपर कोई एक के हाथ में वो काम ना जाए। मतलब एक जो है, कोई एक जो आदमी है जिसको काम सौंपा गया है, उसका काम दूसरा कोई चेक कर ले, उसको ऑटोमेटिक कंट्रोल उसके ऊपर बना रहे और वो सोसाइटी के फ़ेवर में वो काम अच्छे से जैसे भी पॉलिसी और प्रोसीजर डिसाइड किए हुए हैं, वो चलते रहे। अ, इसमें क्या होता है कि जो भी फ्रॉड वगैरह हम सुनते हैं कि अ, वो कम हो सकते हैं, मतलब उसमें थोड़ा-सा कंट्रोल हम आ जाएगा अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है, वो हम मेंटेन करते हैं। फ्रॉड जो पॉल्यूशन जो होता है, वो इसी कारण से होता है कि भाई कोई देखता नहीं है, देखने वाला नहीं है, चलो अपने ऊपर सब ये है, तो किसी एक ने वो कंट्रोल कर दिया, कोई देखने वाला नहीं है दूसरा, तो उसमें थोड़ी-सी संभावनाएँ हैं कि कोई उसका गैर इस्तेमाल करे किसी चीज़ का, किसी रिसोर्स का और बाद में सोसाइटी को पता चल जाएगी कि भई ये करके तो निकल गया, मैनेजर था उसने चेक पे साइन कर ली और हमने देखा ही नहीं, ब्लाइंडली साइन कर दिया या ब्लाइंड चेक उसको दे दिया और उसमें बाद में देखा ही नहीं कि अ, किसके ऊपर हमने चेक साइन किया। एक मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। तो ये सब कंट्रोल जो है, एक का काम दूसरे ने चेक करना और बाद डेलीगेशन ऑफ पावर रखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें इंटरनल ऑडिट का ये एक भाग है कि इंटरनल ऑडिट टीम की सोसाइटी में अगर सोसाइटी का साइज़ बड़ा है, तो आपको ज़रूर रखनी है। ऑडिट रिपोर्ट में इसके बारे में भी पूछा है ऑडिटर को स्टैट्यूटरी ऑडिट जो होता है, उसमें उसको जवाब देना होता है कि इंटरनल ऑडिट सिस्टम है क्या सोसाइटी में और अगर है, तो वो अच्छे से वर्क हो रही है कि नहीं है। इंटरनल ऑडिट सिस्टम में थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगा कि इंटरनल ऑडिट सिस्टम जो है, जो अपना स्टैट्यूटरी ऑडिट है ऑन द सेम लाइन इंटरनल ऑडिटर जो है, वो कोऑपरेटिव का लॉ के बारे में जानकार व्यक्ति होती है और वो अ, जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑडिट करता है, उसी तरीके से, उसी प्रोसीजर से लेकिन थोड़ा डीप में जाके अपने सब जो हिसाब-किताब है, जो जो भी अकाउंट्स है सोसाइटी के और बाकी मैटर्स है, वो ऑडिट करते हैं। तो उसमें डिफरेंस क्या होगा फिर? उसमें डिफरेंस ये है कि सोसाइटी का जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, जो आपको ग्रेड देने वाला है, जो आपको ग्रेड देता है, लास्ट में रिपोर्ट इश्यू करता है, वो साल के अंत में जनरली आता है साल भर का ऑडिट करने के लिए। लेकिन जो इंटरनल ऑडिटर है, वो आपके साथ हर महीने मतलब कंकरेंटली रहेगा, हर महीने वो आपका रिव्यू करेगा। हर महीने मतलब हर महीने अगर ज़रूरत है सोसाइटी का साइज़ देख के या कोई एक पीरियोडिसिटी मान लीजिए कि क्वार्टरली वो रिव्यू करेगा आपका सब सिस्टम का ऑडिट और आपको उसमें जो भी फ्लॉज़ है, वो बताएगा। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि अंत में जाके ऑडिट में अगर कुछ निकल के आता है, कुछ फ्रॉड निकल के आता है या कुछ बड़ी मिस्टेक निकल के आती है, तो टाइम निकल चुका होता है और अपने हाथ में कुछ नहीं बचता है। तो अगर टाइमली वो नज़र में आ जाए, तो सोसाइटी उसके ऊपर तुरंत रेक्टिफिकेशन या करेक्टिव एक्शन ले सकती है। तो इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट इज़ वन ऑफ द क्रूशियल सिस्टम सोसाइटी में होनी चाहिए। उसका डायरेक्ट नेक्सस आपके ऑडिट रिपोर्ट के साथ है और ऑडिट क्लासिफिकेशन पे वो अफ़ेक्ट करेगा। छठा अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड उसके बारे में मैं थोड़ा-सा कम ही बोलूँगा क्योंकि जो बेस है मतलब स्टैट्यूटरी ऑडिट का जो बेस है वो बेसिकली अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स जो अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, उसी के ऊपर ही ज़्यादा ट्रस्ट होगा। लेकिन एक दो चीज़ इसमें भी है कि सोसाइटी की मैनेजिंग कमिटी भी है, जो उन्होंने क्या करना चाहिए कि अपना क्वार्टरली या मंथली जो फाइनेंशियल अपने जो खर्चे किए हैं, जो इनकम हुआ है, उसका रिव्यू लेना चाहिए ज़रूर। एमआईएस रिपोर्ट हम कॉर्पोरेट लैंग्वेज में उसको बोलते हैं। एमआईएस रिपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है, आपको पता चलेगा कि क कितना ड्यूज़ बाकी है, कितना खर्चा हुआ है, कितना बजटेड था
ये सब चीज़ें उसमें आती है और कंट्रोल पर्पज़ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और अकाउंट्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह वो जो आपके हैं, उसके ऊपर भी ऑडिटर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो वो तो इम्पोर्टेंट है ही। नेक्स्ट आते हैं ओवरड्यूज़। सी ओवरड्यूज़ इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स कि अ, जिस सोसाइटी में अब किसी भी सोसाइटी का उदाहरण ले लो कि ड्यूज़ देने में लोगों को दिक्कत होती है। कई कई लोग होते हैं कि जानबूझ के अपना जो कंट्रीब्यूशन है, जो सब्सक्रिप्शन है मंथली, सर्विस चार्जेस है, वो नहीं देते हैं, कुछ डिस्प्यूट करते हैं। और मैनेजिंग कमिटी का वो स्किल है, मान लीजिए वो स्किल है या कोई टैक्टफुली उनको ये सिचुएशन हैंडल करनी पड़ती है कि भाई वो ओवरड्यूज़ कैसे रिकवर किए जाए और उसको जो अगर कोई समस्या है, तो उसको कैसे सुलझाया जाए। अंत में डीडीआर के पास जाना या जो लीगल वे आउट है, वो तो है ही, लेकिन कोई नहीं चाहता कि उसकी में हम अपना समय बिताए और वो थोड़ा-सा लेंदी प्रोसेस है। तो ओवरड्यूज़ का परसेंटेज जो है मतलब तो वो कम से कम अगर सोसाइटी रखती है, रिकवरी उनका अच्छा है, उसमें अगर वो कामयाब होते हैं, तो डेफ़िनेटली इट इज़ अ गुड थिंग। उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आएगा और उसमें ज़रूर रेटिंग में भी अच्छा सुधार आएगा। अभी लास्ट में है रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑडिट ऑब्जर्वेशन। देखिए, ऑडिट रिपोर्ट में हम ऑडिटर्स बहुत सारे आपको सुझाव देते हैं या कुछ गलतियाँ भी आपकी होती है, नॉन फॉलोइंग ऑफ द बायलॉज़, देन कुछ सेक्शंस का, एक्ट का जो भी सेक्शंस है, उसका ब्रीच आपने किया है, तो उसके बारे में लिखते हैं। उसके बारे में डिस्कस भी करते हैं जब लिखने से पहले। देन ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करते हैं, आपको क्लासिफिकेशन देते हैं। तो सोसाइटी का मेन जॉब ये है ऑडिट रिपोर्ट मिलने के बाद कि वो ऑडिट रिपोर्ट का रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट दे दे। रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट में ये होता है कि लाइन बाय लाइन आप रिपोर्ट रिपोर्ट में जाइए, उसमें जहाँ-जहाँ भी कुछ आपको मिस्टेक्स या कुछ क्वेरीज़ या कुछ सजेशन दिए हुए हैं, तो उसको आपको जवाब देना है कि आपने वो कैसे करेक्ट किए। अगर करेक्टेबल नहीं है, तो आप उसको वो दोबारा उसको अ उसको ये उसका रिपीटिशन ना हो, इसके लिए आपने क्या कदम उठाया है? तो ये सब आपको लिख के ऑडिटर के पास देना है। इसको ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट बोलते हैं, 90 डेज़ का आपको टाइम होता है, आपको ऑडिट रिपोर्ट मिलने के बाद ऑडिटर से वो करेक्ट देखेगा कि वो करेक्ट किया है कि नहीं आपने या आपने जो भी रिप्लाई दिया है, फिर से देखेगा कि वो सही है या नहीं है और उसके बाद वो अपनी रिमार्क देके उसका एक कॉपी आपको वापस देगा, एक कॉपी रजिस्ट्रार के पास भी जाएगा। तो सोसाइटी जो है देखा जाता है कि रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट है देना ही भूल जाते हैं और नेक्स्ट ईयर में वो पता चला रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट नहीं दिया, तब तक और भी समय निकल चुका होता है। कुछ जो मिस्टेक या सुझाव ऑडिटर ने दिए हुए हैं, वो वैसे के वैसे पेपर पे रहते हैं और नेक्स्ट ईयर के लिए भी वो कंटिन्यू रहते हैं। तो ये चीज़ भी ऑडिट क्लासिफिकेशन के ऊपर या आपके ओवरऑल असेसमेंट के ऊपर प्रभाव डालता है या वो अफ़ेक्ट करता है। अभी मान लीजिए कि ऑडिटर ने आपको क्लासिफिकेशन तो दे दिया, ए नहीं दिया, बी दिया, सी दिया, डी दिया, व्हाटएवर और आपको आप वो उससे संतुष्ट नहीं हैं। बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है ऑडिटर के ऊपर और ऑडिटर भी अपनी जगह फ़र्म है कि नहीं भई आपको यही ये है, ग्रेड अपना चेंज नहीं होगा, मैं तो यही ग्रेड रखूँगा। अगर आपका कहना लेजिटिमेट है, अगर आपका कहना जायज़ है, आपके पास स्ट्रॉन्ग उसके रीज़न्स है, प्रूफ्स है, तो आप वो ग्रेड चेंज करवा सकते हैं। उसके अगेंस्ट आप अपील कर सकते हैं रजिस्ट्रार के पास जाके। रजिस्ट्रार साहब जो है वो देखेंगे कि भई आपके केस में कोई अ, मेरिट है भी या नहीं है। वो सब आपके डॉक्यूमेंट जो भी आप सबमिट करोगे उसके साथ आपके आरएफजी के साथ वो देखेंगे और ही हैज़ अ राइट टू चेंज योर ऑडिट क्लासिफिकेशन।
अभी मैं एक थोड़ा-सा प्रेज़ेंटेशन में अ, ऑडिट रिपोर्ट भी दिखाना चाहता था। सर आपके पास है क्या ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्मेट्स? हाँ, तो जो ग्रेडिंग के बारे में हम क्लासिफ़िकेशन के बारे में बात कर रहे थे। तो आप देखिए ऑडिट अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट रिपोर्ट है। उसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं, बहुत सारे रिपोर्ट के फॉर्मेट आपको दिखाई देंगे। पहला तो ये जो आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो उसमें ऑडिटर जो है अपना ओपिनियन देता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। आपके जो आपने बैलेंस शीट बनाई है, इनकम एक्सपेंडिचर बनाए हैं, वो ट्रू एंड करेक्ट है क्या, ट्रू एंड फेयर है कि नहीं? उसका ओपिनियन जो है, ओपिनियन पैराग्राफ पॉइंट नंबर 5 के बाद दिख रहा है। इसका वर्डिंग अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, तो पहला देखिए मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैं 1-2 लाइन पढ़ता हूँ आपके लिए। सी उन्होंने उसमें बताया है कि मैनेजमेंट इज़ रिस्पांसिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960 as amended. The responsibility include design, implementation, maintenance of internal control जैसे हमें अभी बात की internal controls की, relevant to the preparation of financial statement and free from material misstatement whether due to error or fraud. जो हमने फैक्टर अभी डिस्कस किए वो यहाँ पे ऑडिटर ने मेंशन किए हुए हैं। अभी ओपिनियन पैराग्राफ में आते हैं। मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, थोड़ा सा हाईलाइट में पढ़ता हूँ। गोल के साथ थोड़ा सा नीचे लेंगे, नेक्स्ट स्लाइड लेंगे। या देखिए रिपोर्ट ऑन अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में उन्होंने बताया है कि वी हैव obtained all the information and explanation to the best of knowledge. Our knowledge and belief were necessary for the purpose of audit. Transaction of the society which have come to our notice has been within the power of the society. तो कोई भी ट्रांज़ैक्शन अगर सोसाइटी ने किया है, तो वो विदिन द पावर ही है और उसके अलावा सोसाइटी ने मैनेजिंग कमिटी ने अपना जो पावर उनको दिया है एजीएम ने, उसका गलत इस्तेमाल नहीं किया है। नेक्स्ट स्लाइड। ये सब आप थोड़ा-सा रीड करोगे तो आपको पता चल जाएगा, इट इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। या सो ये भी एक शेड्यूल है, ऑडिट रिपोर्ट को अटैच हुआ होता है। उसमें लिखा है ऑडिटर को रिपोर्ट करना है ऑल द ट्रांज़ैक्शन इन्वॉल्विंग इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द एक्ट, रूल्स, बाय-लॉज़, ऑल द सम व्हिच ought to have been but not been brought into the account, all material impropriety irregularities in the expenditure in relation to the money due to the society। ये जो सब है ना, वो सब ऑडिटर को रिपोर्ट करना है। ये रिपोर्ट करने के लिए ऑडिटर को डिगिंग करना है आपके जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, जो भी अदर रिकॉर्ड्स है और वही सब डिसाइड करता है आपका ग्रेड के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। नेक्स्ट स्लाइड है फॉर्म नंबर 1 और फॉर्म नंबर 28। हाँ, सी हाँ, दिस वन इज़ आल्सो। ये ऑडिटर का जो पार्ट ए, बी, सी एनालिसिस होता है, उसमें पार्ट ए जो होता है उधर उसमें मेजर ऑब्जर्वेशन होते हैं। मेजर ऑब्जर्वेशन मतलब जो भी आपकी सोसाइटी में अगर कोई बहुत ही गलत, बहुत ही जिसको बोलते हैं मिस्टेक्स हुई है या एक्ट या बाय-लॉज़ का आपने उल्लंघन किया है, फ्रॉड, मिसअप्रोप्रिएशन, कोल्यूशन, ये सब ए पार्ट में आता है। बी पार्ट में आपका बैलेंस शीट एनालिसिस, इनकम एक्सपेंडिचर एनालिसिस होता है और सी पार्ट में आपको जो जनरल रिमार्क्स है वो दिए जाते हैं। तो इसमें जो ए पार्ट है वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है ग्रेड में। अगर आपके सोसाइटी में कोई फ्रॉड हुआ है या कोई भी ऐसा आपने मिस्टेक करी है कि वो बहुत ही गंभीर नेचर की है और उसके जिसके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा है, तो डायरेक्टली आपका ग्रेड अफ़ेक्ट होके डी भी हो सकता है। तो ये जो ध्यान देने वाली चीज़ है, वो ए पार्ट जो है ऑब्ज़र्वेशन है। पार्ट ए में जो ऑब्ज़र्वेशन दिए होते हैं, वो आपको ध्यान देना है कि वो आपको ना ही आए, तो बेटर है। ओके सर, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। नेक्स्ट टू नेक्स्ट।
फॉर्म नंबर 1 की तरफ आएंगे हम। नेक्स्ट नेक्स्ट फॉर्म नंबर 1 में भी अभी जो हमने पॉइंट डिस्कस किए, फॉर्म नंबर 1 जो है वो ऑडिट मेमो होता है, वो ऑल टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए कॉमन है। तो इसमें ऑडिट कब चालू किया, मेंबर अपने कितने हैं, मीटिंग कब हुआ, जे रजिस्टर आई रजिस्टर जो भी है, रिकॉर्ड मेंटेन किया है कि नहीं किया है, किया है तो अच्छे से किया है कि नहीं, अपडेटेड है कि नहीं, ये सब चीजें पूछी हुई है। नेक्स्ट नेक्स्ट प्लीज। देखिए मीटिंग के बारे में पूछा है, रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट जो अभी हमने डिस्कस किया, शेयर्स सर्टिफिकेट दिए है कि नहीं, शेयर्स रजिस्टर अप टू डेट है कि नहीं। नेक्स्ट इंटरनल ऑडिट और लोकल ऑडिट के बारे में 8 नंबर पॉइंट अगर आप देखते हैं, वो भी पूछा है, उसका भी ऑडिटर को असेसमेंट करना है। मैनेजिंग कमेटी मेंबर कौन है, आपका स्टाफ कितना है, ब्रीचेस ऑफ एक्ट रूल्स और बायलॉज क्या क्या हुए हैं, ये सब पूछा हुआ है। ओके, देन आते हैं फॉर्म नंबर 28 पे। नेक्स्ट साइड प्लीज। ये देखिए इसमें 14 नंबर पॉइंट देखिए, ये फॉर्म नंबर 1 ही है। उसमें 14 नंबर पॉइंट जो है उसमें लिखा है कि आपने ये सब, ऑडिटर को भी एक पूछा गया है कि आपने ऑडिट किया है, उसका जो रिपोर्ट दिया है वो अपनी मैनेजिंग कमेटी के साथ डिस्कस किया है कि नहीं किया है। तो वो भी कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट ने अच्छे से ड्राफ्ट किया है ये फॉर्म, और उसके जो ऑडिट ग्रेड देगा, जो ऑडिट रिमार्क लिखेंगे ऑडिटर लिखेंगे, वो इसमें आपके सम्मति के अनुसार ही होगा, ये इसमें सूचित होता है। फॉर्म नंबर 1 ये फॉर्म नंबर 28 जो अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उसमें भी ये सब सब बहुत सारे सवाल पूछे हैं, इसको ऑडिटर को जवाब देना है, और जवाब देने के लिए उसको और आपके ही रिकॉर्ड से वो इंफॉर्मेशन लेनी है, और उसमें हाँ ना या आपके सुझाव, अपने सुझाव बताने हैं। तो ये सब का लेखा जो मिला जो आपका ये है, सब क्या बोलते हैं उसको, लेखा जोखा आपका जो है, सबको मिला के, सब क्वेरीज के मिला के, सब ऑब्जर्वेशन के मिला के ऑडिटर का आपको जजमेंट उसका उसने करना है, और जजमेंट के हिसाब से आपको ऑडिट का ग्रेड देना है, ए बी सी या डी। अभी मैं थोड़ा सा हैंड ओवर करता हूँ हमारे दोस्त जो है सीए किरण सर, वो आपको बताएंगे कि जो कॉमन ऑब्जर्वेशन आते हैं हमारे ऑडिट में वो क्या है और आपको कैसे सुधारने हैं। और टू सीए किरण सर प्लीज। थैंक यू विवेक। अभी आपने देखा कि इन ऑर्डर टू गेट ए क्लासिफिकेशन, उसके लिए सोसाइटी कैसी मेंटेन होनी चाहिए, सोसाइटी ने क्या क्या अकाउंट्स कैसे मेंटेन करने चाहिए, फाइनेंशियल डिसिप्लिन कैसे मेंटेन होनी चाहिए, देन स्टाफ उनके पास कैसा होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें सोसाइटी मेंटेन करती है और स्टैट्यूटरी कंप्लायंस टाइमली होता है, ये अगर सब कुछ होता है, तो आई डोंट थिंक सो there is any problem for getting the A classification by the auditor to the cooperative housing society. But even though there are certain common observations which are generally reported by the auditors because of the non-compliance by the society, अब ये कॉमन ऑब्जर्वेशन क्या क्या हो सकती है? कॉमन ऑब्जर्वेशन जनरली ऑडिटर रिपोर्ट में जो कंटिन्यूसली रिपोर्ट किया जाता है, वो कॉमन ऑब्जर्वेशन में भी, you see, the society has yet to obtain a membership from the Federation of the Cooperative Housing Society. You see, as per the bylaws number 6, every cooperative housing society, after getting themselves registered, they should apply for the district federation. बट वो जनरली हाउसिंग सोसाइटी इग्नोर कर जाती है, और वो ये पॉइंट ऑडिट रिपोर्ट में जनरली आ ही जाता है। नेक्स्ट इश्यू इज कि society has not issued the share certificate to all the members. This is also one of the common
जो ऑडिट ऑब्जर्वेशन है कॉमनली रिपोर्ट किया जाता है, बट जनरली आई जनरली फाउंड दैट इन केस ऑफ हाउसिंग सोसाइटी, या हाउसिंग सोसाइटी के बारे में बहुत कम ऑडिट रिपोर्ट में रिपोर्ट किया गया है, बिकॉज द एवरी मेंबर of the housing society generally pursuing with the managing committee to get the share certificate, because वो किसी ने लोन लिया होता है और लोन के लिए बैंक को सबमिट करता शेयर सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ता है, इसीलिए वो जनरली शेयर का कंप्लायंस हो ही जाता है, बट वो शेयर रजिस्टर और मेंबर रजिस्टर जो आई और जे फॉर्म में मेंटेन करना पड़ता है, वो आइदर दैट रजिस्टर इज इनकम्प्लीट और नॉट मेंटेन प्रॉपर्ली, तो ये ऑडिट ऑब्जर्वेशन में जनरली आ ही जाता है। तो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि सोसाइटी ने रिपेयर्स फंड या सिंकिंग फंड एक्सेट्रा इज नॉट मेंटेन, दो इन अ स्मॉल सोसाइटी इज नॉट रिकवरिंग मेंटेनेंस फंड या सिंकिंग फंड सेपरेटली, इट इंक्लूड्स फ्रॉम देयर मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन। ये जब कंट्रीब्यूशन आता है तो एट द एंड ऑफ द ईयर जो सरप्लस सोसाइटी के पास बचता है, वो सरप्लस एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग में ये शेयर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस फंड या सिंकिंग फंड आउट ऑफ देयर सरप्लस क्रिएट होने चाहिए, और वो हिसाब से जनरल बॉडी का अप्रूवल लेके वो फंड फॉर फ्यूचर बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी वो मेंटेन हो जाना चाहिए। अभी आफ्टर क्रिएटिंग अ फंड, इज इट दैट एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी? नहीं, ये फंड सेपरेटली इन्वेस्ट करना चाहिए, और बैंक में अगर इन्वेस्ट करने के बाद ये सेपरेटली बैंक में ईयर मार्क होना चाहिए, सो दैट ये फंड्स रेगुलर ऑपरेशन में आना नहीं चाहिए। इसलिए वो जनरली फंड डिपॉजिट तो हो जाता है, बट सोसाइटी ईयर मार्क करना भूल जाती है, एंड इन केस ऑफ इमरजेंसी वो जो फंड्स है, वो जो डिपॉजिट्स है, वो डिपॉजिट्स डे टू डे ऑपरेशन में आ ही जाता है, यूज किया जाता है, वो नहीं होना चाहिए। दैट इज ऑल्सो इट कैन बी अवॉइडेड। मतलब ऑल दो थिंग्स अगर कोई सोसाइटी ऑडिट रिपोर्ट में अगर रिमूव करना है या इलिमिनेट करना है, तो अगर आप कंप्लाई करोगे तो ये सब चीजें इलिमिनेट हो जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नाउ कन्वेंस डीड, नाउअडेज पीपल आर वेरी अवेयर कन्वेंस डीड के बारे में। कन्वेंस डीड अभी बहुत पॉपुलर हुआ है, तो सोसाइटीज आर टेकिंग स्टेप्स, नो डाउट अबाउट इट, बट अभी भी बहुत सारे कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो स्मॉल सोसाइटीज है, उनका कन्वेंस डीड अभी भी काफी तरह से बाकी है, तो उन्होंने कन्वेंस डीड एग्जीक्यूट करने के लिए कोई तो स्टेप्स जरूर लेना चाहिए। अगर स्टेप नहीं है, अभी ये जो मैं कॉमन ऑब्जर्वेशन की जो बात कर रहा हूँ, दिस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशंस आर नॉट एग्जॉस्टिव, मतलब वो कुछ कंप्लीट लिस्ट नहीं है, ये उसमें कई सोसाइटी के लिए एप्लीकेबल हो भी सकते हैं, कई सोसाइटी के लिए एप्लीकेबल नहीं भी हो सकते हैं। जिन जिन सोसाइटी ने कंप्लायंस किया है उनके ऑडिट रिपोर्ट में तो नहीं आएगा, बट जिन्होंने कंप्लाई नहीं किया है वो तो ऑडिट ऑब्जर्वेशन करके इट्स कॉमनली रिपोर्टेड, वो तो आ ही जाता है। अभी नेक्स्ट जो है, वो सोसाइटी हैज कलेक्टेड द ट्रांसफर प्रीमियम इन एक्सेस ऑफ द लिमिट सेट अप बाय द सर्कुलर। अभी नॉर्मली ट्रांसफर प्रीमियम मैक्सिमम 25,000 सोसाइटी रिकवर कर सकते हैं, उससे ज्यादा रिकवर नहीं करना चाहिए एज पर द सर्कुलर। बट अगर किसी सोसाइटी ने एक्सेस अमाउंट रिकवर किया है तो डेफिनेटली तो ऑडिट रिपोर्ट में आ ही जाता है। अगर ऐसा रिकवर किया है तो दैट इट बिकम्स अ वायलेशन ऑफ द लॉ, वो सोसाइटी ने अवॉइड करना चाहिए, वो रिकवरी नहीं होनी चाहिए। सो देन जो 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कोऑपरेटिव लॉ के बारे में हुआ है, और उसमें बायलॉज प्रिस्क्राइब किया हुआ है, और वो मॉडल बायलॉज रजिस्ट्रार से अप्रूव करके वो सोसाइटी ने अडॉप्ट करना चाहिए। अगर अडॉप्ट नहीं किया है तो एज अ कॉमन ऑब्जर्वेशन करके वो रिपोर्ट में आता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मेनी सोसाइटीज दे आर नॉट प्रिपेयरिंग देयर बजट्स। वो एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग में बजट डिस्कस होना चाहिए, बजट नेक्स्ट ईयर का बजट जो है वो बजट प्रेजेंट करना चाहिए, और लास्ट ईयर का बजट वर्सेस एक्चुअल एक्सपेंडिचर, उसमें क्या डिफरेंस है क्या नहीं है, वो भी एनुअल जनरल बॉडी में डिस्कस होके प्रेजेंट होना चाहिए। बट ऐसा जो बजट है वो बजट डिस्कस नहीं होता है, तो वो जनरली इट इज रिपोर्टेड इन द ऑडिट रिपोर्ट।
अभी मैनेजिंग कमेटी का जो आपने अभी देखा कि मैनेजिंग कमेटी का मीटिंग जो है एवरी मंथ में होना चाहिए। अभी एवरी सोसाइटी इज नॉट फॉलोइंग, मेनी ऑफ द सोसाइटीज आर नॉट फॉलोइंग बिकॉज informally they must be meeting with each other. They must be discussing what is happening yesterday, what happened today or today. They must be discussing about the society, managing committee members themselves. But those minutes are not recorded properly. वो मीटिंग का एजेंडा जाना चाहिए, कौन कौन मीटिंग के लिए प्रेजेंट हो, मैनेजिंग कमेटी कितने प्रेजेंट थे, वो प्रेजेंट ही होनी चाहिए, वो सब रिकॉर्ड में नहीं आता है, तो दैट बिकम्स एन ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द सोसाइटी और द एनी रजिस्टर्स, आइदर दे आर इनकम्प्लीट और नॉट मेंटेन। जनरली हम जब भी कभी भी ऑडिट पे जाते हैं तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट के लिए, तो नॉर्मली अपने को सिर्फ कैश कैश बैलेंस जो है, मतलब कैश बुक मेंटेन किया हुआ मिलता है, और कोई रजिस्टर नहीं, बैंक बुक मेंटेन नहीं है, कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकाला नहीं है, बैलेंस शीट नहीं है। देन उनको किसी को डिप्यूट करके वो सब कुछ कंप्लीट करके वो ऑडिट फाइनलाइज करना पड़ता है। सो ये इनकम्प्लीटनेस अगर अवॉइड कर सकेंगे, आप रेगुलरली अगर बुक्स अकाउंट मेंटेन करोगे, तो दिस विल ऑल्सो विल नॉट कम एज अ ऑडिट ऑब्जर्वेशन। अभी जो देशमुख सर ने डिस्कस किया रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट के बारे में, वो एक बार ऑडिट हो गया कि रेक्टिफिकेशन कभी पता चलता है नेक्स्ट ईयर के ऑडिट में कि रेक्टिफिकेशन आपने सबमिट नहीं किया है। सो एनी ऑडिट ऑब्जर्वेशंस, अभी सोसाइटी ने उसके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया है, उसके अगेंस्ट क्या एक्शन लेने वाले हैं, ऑडिट ऑब्जर्वेशन के बारे में कैसे रेक्टिफाई करना है, वो ऑडिट रिपोर्ट का वो फॉर्मेट होता है that needs to be submitted to the registrar within a period of 90 days from the date of completion of the audit report. But generally हाउसिंग सोसाइटी के बारे में ये इग्नोर हो जाता है या वो डिले हो जाता है उसके लिए, तो दैट बिकम्स ऑडिट ऑब्जर्वेशन फॉर द नेक्स्ट ईयर्स ऑडिट रिपोर्ट। सोसाइटी का प्रॉपर्टी इंश्योरेंस है नहीं है, वो जनरली अगर नहीं है तो ऑडिट रिपोर्ट में जनरली वो रिपोर्ट हुआ जाता है। Then society has not followed the process of recording the nomination. This nomination is very important. Generally वो nomination form तो लिया जाता है, but उसका रजिस्टर्ड कोई मेंटेन नहीं होता है। उसमें अगर कोई रिवीजन है, उसमें कोई चेंज है, वो चेंज बराबर अकाउंट फॉर नहीं होने के वजह से वो ऑडिट रिपोर्ट में रिपोर्ट हो जाता है कि दिस पर्टिकुलर रजिस्टर्स आर नॉट मेंटेन। जनरली एवरी 5 years सोसाइटी ने स्ट्रक्चर ऑडिट, फायर ऑडिट या लिफ्ट ऑडिट करना चाहिए। अगर वो ऑडिट नहीं होता है तो ये दिस बिकम्स एन ऑडिट ऑब्जर्वेशन। इट्स अ कॉमन ऑडिट ऑब्जर्वेशन, बट वो कंप्लाई अगर करते हैं आप तो ऑडिट ऑब्जर्वेशन निकल जाएगा। एंड फाइनली जो एजुकेशन फंड सोसाइटी में क्रिएट होता है, उस स्टाफ या मैनेजिंग कमिटी या मेंबर के एजुकेशन के लिए यूटिलाइज होना चाहिए। वो एजुकेशन फंड अगर प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया है और प्रॉपरली क्रिएट नहीं किया, प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट नहीं किया, उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपरली नहीं किया है, तो वो जनरली इट बिकम्स एन ऑडिट ऑब्जर्वेशन। अभी मेरे हिसाब से अपने पास आज डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ऑडिटर उपस्थित है श्री CB गवानकर सर। वो मेरे ख्याल से इससे और ज़्यादा हाईलाइट देंगे, बिकॉज उन्होंने तो काफ़ी ऑडिट रिपोर्ट उनकी छाननी की होगी। वो अपने आप इसके बारे में ज़्यादा ऑब्जर्वेशन उनका आप ले सकते हैं, कर सकते हैं। थैंक यू। नमस्कार. आजच्या लेखापरीक्षणा संदर्भातील वर्गाच्या कार्यक्रमाला श्री खिराड सर, विवेक देशमुख सरांनी फार बारकावे सांगितलेत. प्रत्यक्षात पाहिलं तर लेखापरीक्षण हा काहीतरी भीतीदायक विषय आहे आणि अशी बरीचशी सभासदामध्ये हे असते किंवा संचालकामध्ये काळजी असते की भीतीदायक काहीतरी प्राणी येतो, आपलं तपासतो आणि सगळं काढून आपल्या चुका काढून जातो, एवढा प्रयत्न करून सुद्धा. मराठीत बोललं चालेल का हिंदी? मराठीतच बोला. पण मित्रांनो, माझं एक म्हणणं असं आहे की सध्या हाऊसिंग सोसायटीचे मोठ्या प्रमाणात आपल्याकडे कंप्लेंट्स यायला सुरुवात झालेल्या आहेत. एक
6 महिने आढळलं आपल्याला आणि आपण FIR सुद्धा केला. आता आपण म्हणाल की 40 कोटीचा फ्रॉड हाऊसिंग सोसायटीत कसा? तर संबंधित व्यक्तीने हाऊसिंग सोसायटीची जागाच विकून टाकून दिली आणि सभासदांना ती जागा विकलेलंच माहिती नाही. हाऊसिंग सोसायट्यांच्या ऑडिटमध्ये बऱ्यापैकी गंभीर बाबी निर्माण व्हायला सुरुवात झाल्या. आता लेखापरीक्षण वर्गाच्या अगोदर आपण लेखापरीक्षण कसं असावं यावर थोडी चर्चा करूया. बऱ्याचशा हाऊसिंग सोसायटीचं लेखापरीक्षण होत नाही असं दिसून येते. वेळेवर लेखापरीक्षक नाही न नेमणे किंवा ऑनलाईन हाऊसिंग सोसायट्यांचं रजिस्ट्रेशन नसणे, रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट न देणे, 79 चे जे 8 जे दिलेले आहेत रिटर्न्स ते न ऑनलाईन अपलोड करणे किंवा निबंधक कार्यालयाला सबमिट न करणे, ह्या बाबी वारंवार होताना दिसून येतात. ह्या मुद्दामून होतात असं नाही. बऱ्याचशा गोष्टी ह्या अज्ञानापोटी होतात असं दिसून येते. आता राहिला विषय अ ग्रेडचा. माझं तर असं म्हणणं आहे, फॉर्म नंबर जर 28 बघितला आपण, त्यामध्ये सुस्पष्ट सर्व बाबी दिलेल्या आहेत. फॉर्म नंबर 1 आणि फॉर्म नंबर 28. लेखापरीक्षण अहवाल कोणताही जर काढला आपण, फॉर्म नंबर 1 आणि फॉर्म नंबर 28 हे त्यामध्ये असतं. 28 मध्ये 1 ते 6 मुद्दे दिलेले आहेत. ते सगळ्या सोसायट्यांना लागू आहेत. काही सोसायट्यांचं बांधकाम झालेलं असेल त्यांना लागू नाही. संस्थेने घेतलेली कर्जे काही आहेत का? शासकीय अर्थसहाय्य काही आहे का? सभासदत्व जे आहे त्यात मागासवर्गीय असतील, इंडस्ट्रीयल काही सोसायट्या असतात, हाऊसिंग सोसायट्या, त्या प्रकारे काही सभासदत्व आहे का? जमीन व त्यावर काही सुधारणा केल्यात का? इमारतीची बांधकामी आणि खर्च काय प्रमाणात झालाय? हे सगळं विस्तृत फॉर्म नंबर 28 मध्ये दिलंय. आणि विवेक देशमुख साहेबांनी आणि खिराड साहेबांनी दोघांनी तुम्हाला बऱ्यापैकी विस्तृत सांगितलंय. त्यामुळे पुन्हा हा विषय मी चर्चेला घेणार नाही. पण एकंदरीत जर पाहिलं, जसं बँकेला लेखापरीक्षण अहवालाची मार्किंग सिस्टीम आहे, पतसंस्थाला लेखापरीक्षणाची गुणपत्रिका आहे. त्या पद्धतीनं हाऊसिंग सोसायटीला गुणपत्रिका नाही, त्याबद्दल आम्ही आता प्रयत्न करतो की हाऊसिंग सोसायटी असा एक सेक्टर राहिला की ज्याला आम्ही गुणपत्रिका घेतलेली नाही. आता गुणपत्रिका काढायचं काम आमच्याकडे चालू झालेलं आहे. दुसरी आणखी एक याबाबत गोष्ट, हे सर्व डिटेल आपल्याला लेखापरीक्षण अ वर्ग कसा भेटावा, ब वर्ग कसा असतो, क वर्ग आणि ड वर्ग कसा असतो याबद्दल सर्व विस्तृत सांगितलेलंच आहे. ड वर्ग म्हणजे संस्था लिक्विडेशन कडे चालली असा अर्थ होतो आणि अ वर्ग म्हणजे सगळ्यात उत्कृष्ट कामकाज आहे, चांगलं कामकाज आहे. सर्वसाधारण सभासद हे तांत्रिक नॉलेज असणारे नसतात. ते एवढंच म्हणतात आपल्या सोसायटीचा वर्ग कोणता आहे? अ वर्ग म्हणजे चांगलं काम चालू आहे. ब वर्ग काय लॅकुना राहिलाय दुरुस्त्या करून घेऊ. अशा पद्धतीने सर्वसाधारण लोकांचं त्या वर्गाबाबतचं ओपिनियन असतं आणि प्रत्येकाला अ वर्ग मिळावा आपल्या सोसायटीला असं वाटत असतं. हे सांगितलेले मुद्दे तर अत्यंत विस्तृत सांगितलेत. आता मी थोडंसं लेखापरीक्षण विषयी बोलू इच्छितो. आपल्याकडे आपल्या ऑडिटरने डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ऑडिटर या कार्यालयाला संबंधित निबंधकाला लेखापरीक्षण अहवाल दिलाय का हे पाहणं गरजेचं आहे. बऱ्याच सोसायटीमध्ये हे पाहिल्या जात नाही की आपला लेखापरीक्षण अहवाल संबंधित निबंधक कार्यालयाला पोहोचला का. दुसरी आणखी एक बाब, ज्यावेळेस लेखापरीक्षण दिलं जातं त्यावेळेस संबंधित ऑडिटर हा पॅनलवर आहे का हे पाहिलं जात नाही. बरेचदा पॅनलवर नसलेले ऑडिटर लेखापरीक्षण केल्याचं दिसून आलंय आम्हाला. तिसरी गोष्ट, दिलेली लेखापरीक्षण शुल्क आकारणी जी आहे ती परिपत्रकाप्रमाणे आहे का. बऱ्याच ठिकाणी एकदम कमी केली जाते आणि बऱ्याच ठिकाणी एकदम हाय केली जाते. परिपत्रकाप्रमाणेच लेखापरीक्षण शुल्क द्यावं. ज्यादा लेखापरीक्षण शुल्क दिले की आम्ही बऱ्याच वेळेस संबंधित ऑडिटरला आणि संबंधित संस्थेला दोघालाही पत्र काढतो की हे ज्यादा लेखापरीक्षण शुल्क का दिलंय आपण. या सगळ्या बाबीचा उहापोह करत असताना बऱ्याच संस्थांनी आता सॉफ्टवेअर वगैरे घ्यायला सुरुवात केलेली आहे. संस्थेचं रेकॉर्ड मेंटेन करण्यासाठी सॉफ्टवेअर घ्यायला सुरुवात केली. तीही त्रुटीविरहित असावं यासाठी जरा संचालक मंडळाने प्रयत्न करणं गरजेचं आहे. बऱ्याच सोसायट्यांनी ते SMS ची सुविधा चालू केली. मेंटेनन्स वगैरे भरायचा राहिला, ऑटो SMS येतात, ऑटो ईमेल येतात. याकडे थोडं जर लक्ष घातलं तर नक्कीच आपलं ग्रेडेशन वाढणार आहे.
काही खर्चाच्या बाबतीमध्ये आम्हाला वारंवार कंप्लेन येतात, की हा खर्च चुकीचा केलाय, हा खर्च अवास्तव झालाय, यामध्ये फ्रॉड असायची शक्यता आहे. हे वारंवार कंप्लेन येतात त्याची. तर फ्रॉड असतोच असा नाही. पण बरेचदा गैरसमजातून ह्या कंप्लेन होतात आणि संचालक मंडळाने ती पूर्ण प्रक्रिया न राबवल्यामुळे मग त्यांना त्या दोषास किंवा संबंधित संस्थेच्या सभासदाच्या रोषास पात्र व्हावं लागतं. तर वेळोवेळी त्याची जाहिरात देणे, जाहिरात दिल्यानंतर कोटेशन घेणे, मीटिंगमध्ये कोटेशन घेऊन ते म्हणजे कमीत कमी ह्याच्यानं ते कमीत कमी दराचं कोटेशन मंजूर करणे, ह्या सगळ्या बाबी करायला हव्यात आणि या सर्व बाबी ऑडिटर आपल्याला सांगतात. मागच्या वर्षी लेखापरीक्षण अहवालात असतो. बरेचदा असंही जाणवलंय, की ऑडिटर गेला आणि फक्त दोषदुरुस्ती पुढच्या वेळेस ऑडिटर मागचा लेखापरीक्षण अहवाल काढून पाहतो, की याची दोषदुरुस्ती काही केली आहे का? आत्ताच खिराडे सरांनी सांगितल्याप्रमाणे 90 दिवसामध्ये त्याची दोषदुरुस्ती करून दोषदुरुस्ती अहवाल संबंधित लेखापरीक्षकाकडे शेरे नोंदवण्यासाठी गेला पाहिजे. हे होत नाही. त्याच्यामुळे मुख्यतो लेखापरीक्षणाचा उद्देशच साध्य होत नाही. दुसरं आणखी एक आवर्जून सांगू इच्छितो, की लेखापरीक्षण अहवाल वेळेत सादर करणं अत्यंत आवश्यक आहे. ज्या संस्थांना त्यांचे लॉगिन आयडी पासवर्ड मिळालेले नाहीयेत, बरेच मला सध्या मी एक मेसेज टाकला होता लेखापरीक्षकांसाठी, वेळेत आपले परंतुकाचे आदेश आणि परंतुकाचे आदेश आम्ही काढणार ठराव आपले अपलोड करून लेखापरीक्षणाचे आदेश जनरेट करावे असं टाकलं. तर बऱ्याच सोसायट्यांचे आम्हाला मेसेज आले, की सर आमच्याकडे आमचा लॉगिन आयडी पासवर्ड नाहीये. तर आपण संबंधित ज्याला लॉगिन आयडी पासवर्ड पाहिजे त्यांना जर आपण आपल्या जर लेटर हेडवर जर पत्र दिले, की आम्हाला आमची लॉगिन आयडी पासवर्ड पाहिजेत, तर आम्ही त्यांना ते उपलब्ध करून देऊ. किंवा एखाद्याचं जर पासवर्ड जर विसरला असेल, तर तोही जनरेट करून देऊ. तर माझी सर्वांना विनंती आहे, हा लेखापरीक्षणासंदर्भात वर्गवारीविषयी जरी चर्चा होत असेल, तर ह्याही बाबी महत्त्वाच्या आहेत आणि सगळ्यांनी याबाबत जर सहकार्य केलं, तर नक्कीच आपली सोसायटी उत्कृष्ट कामकाज करण्यास म्हणजे आपल्याकडे एक बक्षीसही ठेवलेलं आहे. सहकारामध्ये उत्कृष्ट कामकाज करणाऱ्या सोसायट्यांना आपण बक्षीस देतो. तर त्यासही ती पात्र होऊ शकते. विवेक देशमुख सरांनी, खिराडे सरांनी अत्यंत चांगलं सांगितलं. आगाव साहेब, पटवर्धन साहेबही आहेत आज आपल्या ऑनलाईन मीटिंगला. हिरे साहेबही उपस्थित आहेत आपल्या मीटिंगला. आणि गर्ग साहेब आणि घोडके साहेब हे वारंवार मी पाहतोय, की बऱ्यापैकी त्यांचं हे चालू आहे, जागृती चालू आहे. सोसायट्यांचं कामकाज कसं चांगलं होईल, काय काय नवीन इश्यू आहेत, नवीन येणारे इश्यू आहेत आणि त्यावर मार्ग कसा काढता येईल, ते एक्सपर्टचं प्रत्येक वेळेस ओपिनियन घेतात. हा खरोखर चांगली मुवमेंट आहे. तरी माझी विनंती आहे, जर माझ्याकडून काही जर सहकार्य लागत असेल सोसायट्यांनी, तर जरूर ते द्यायला मला आनंद वाटेल आणि ते मला केव्हाही याची हे करू शकतात, मदत मागू शकतात. गर्ग साहेब, आपण पुढे हे करावं. थैंक यू गवनकर साहब, आपने आई थिंक सोसाइटियों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का आज सोल्यूशन दे दिया है। जिन जिन सोसाइटी के पास लॉगिन और पासवर्ड नहीं है जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए, तो वो सोसाइटी अपने लेटर हेड पे सर के ऑफिस में रिक्वेस्ट दे दीजिए और आपको लॉगिन पासवर्ड मिल जाएगा। तो ये आपका एक कंप्लायंस हो जाएगा। और अगर ये नहीं हुआ तो उनको पता नहीं चलेगा कि आपने ऑडिटर अपॉइंट किया है, रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट सबमिट किया है। तो वो उस ऑफिस की तरफ से अपनी तरफ से एक नया ऑडिटर आपके यहाँ पर आ जाएगा। तो उससे बचने का तरीका यही है कि आप लॉगिन पासवर्ड यूज कीजिए, वेबसाइट पे अपलोड कीजिए और वो बहुत इंपॉर्टेंट विषय बताया गया। सर थैंक यू इसके लिए, बहुत बढ़िया हो गया। अभी हम वेबिनार का ये पार्ट यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं केसीगर सभी आयोजकों की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने ये प्रोग्राम देखा। मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप मिलेगा और जब हम सब लोग आप अपनी सोसाइटी में जाएंगे तो हम इसका भरपूर हमें लाभ मिलेगा। और मेरी आप सबसे एक अपील है कि हम लोग जो भी अभी तक सोसाइटी फेडरेशन की मेंबर नहीं बनी हैं,
वो कृपया करके जल्दी जल्दी फेडरेशन की मेंबर बन जाइए, ताकि हम जो भी आगे लाने वाले एजुकेशन वेबिनार प्रोग्राम हैं उन सब का बहुत बहुत फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।